Hello everybody, my name is Predu from Study Life. So today we are going to start a new chapter from Geography, chapter number 5, Major Domains of the Earth. So let's start a new chapter. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. Human beings can live here because the life-sustaining elements land, water and air are present on the earth. Human beings मतलब हम लोग यहाँ पे इसलिए रह सकते हैं क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एलिमेंट्स हमें ज़रूरत है वो इधर प्रेजेंट है. जैसा कि पहला एलिमेंट है लैंड, ज़मीन, दूसरा एलिमेंट है वाटर मतलब पानी और थर्ड एलिमेंट है एयर मतलब जिसमें सारी गैसेस रहती हैं. ये सभी अर्थ में एलिमेंट्स प्रेजेंट है और ये सभी को मिला के लाइफ बनती है. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. अर्थ का जो जमीन है ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे तीन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है प्रकृति के वो मिलते हैं और जुड़ते हैं. The solid portion of the earth on which we live is called लिथोस्फीयर. जो सॉलिड जो पार्ट है अर्थ में पृथ्वी में जो सॉलिड जो पार्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर. अब जो गैसेस जो बहुत सारी गैसेस होती है जो अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस are found. एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे अलग अलग गैसेस जहाँ पे हमें मिलती हैं. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. जो वाटर है पूरे अर्थ में बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है और जो एरिया है वाटर का उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. जो ये हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर के जो जितने भी प्रकार है वो सभी प्रेजेंट है. जैसे कि आइस मतलब बर्फ जब पिघलती है जो वाटर मिलता है. सेकंड वाटर है और थर्ड है वाटर वेपर. वाटर वेपर मीन्स भाप होता है. Now next, the biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together which contain all forms of life. Biosphere एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलके इस लाइफ के जितने भी फॉर्म प्रेजेंट रहते हैं वो सभी बनाते हैं. Now next first topic of this chapter is lithosphere. The solid portion of the earth is called lithosphere. जो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. और जो ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के अंदर क्या आता है, अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो रॉक्स रहते हैं, रॉक्स मतलब क्या होता है, पत्थर, और जो भी सॉइल की जो थिन लेयर होती है मतलब पतली से पतली जो लेयर रहती है सॉइल की जहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स मीन्स इंसेक्ट्स वगैरह, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो इंसेक्ट्स जिंदा रह पाते हैं. There are two main divisions of the earth surface. टोटल पूरे अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है कॉन्टिनेंट और सेकंड है ओशन बेसिन्स. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. अब जो ये लैंड मासेस रहते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिस. और जहाँ पे वाटर वगैरह पानी वगैरह होता है उन्हें हम ओशन बेसिस कहते हैं. हम लोग ओशन बेसिन्स कहे या ओशन कहे बात एकदम सेम है. और ओशन मतलब महासागर होता है. All the oceans of the world are connected with one another. अब पूरे वर्ल्ड में जो ये ओशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. Look at the map of the world figure 5.1. अब इधर कहा गया है कि आप वर्ल्ड जो ये मैप दिया गया है 5.1 में, ये मैप आप देखो.
इधर क्या बताया गया है, इधर ये बताया गया है कि जो वाटर है, ओशन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है? ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन ऐसी साइड से इंडिया से कनेक्टेड है, इंडिया सदर्न ओशन से कनेक्टेड है, सदर्न ओशन अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है। ऐसे सभी ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। So now next line it is, are all three land masses connected with one another? इसका आंसर है नो, क्योंकि जो बहुत सारे जो लैंड मासेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इंडिया और यूरोप तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन जो अफ्रीका है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका कनेक्टेड है नहीं, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है नहीं। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। इधर सम लिखा रहता तो आंसर यस रहता, लेकिन इधर ऑल द लिखा है, ऑल द मतलब सभी, मतलब आंसर नो है। Now next it is, the level of sea water remains the same everywhere and the elevation of land is measured from the level of sea which is taken as 0. अब जो सी वाटर का जो लेवल रहता है वो हर जगह सेम रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि इंडियन ओशन में 5000% इतना वाटर है और पैसिफिक ओशन में 7000 है, ऐसा नहीं रहता। सभी ओशन का जो लेवल रहता है, सी वाटर का, समुद्र का जो पानी रहता है, उधर का जो वाटर रहता है वो एकदम सेम ही रहता है हर जगह। और जो लैंड का जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। जैसे कि जहाँ पे लैंड स्टार्ट होती है उसको हम लोग लेवल सी से, मतलब सी का जो लेवल होता है उससे हम लोग 0 डिग्री लेते हैं। जैसे कि मानो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वाटर आ गया, तो फिर ये नहीं कहते कि यहाँ पे 0 डिग्री होगा। जहाँ से लैंड शुरू होता है उसे हम 0 डिग्री कहते हैं। Now next about that, here one box it is given there, so now let's read it. Word origin. In the Greek language, lithos means stone. ग्रीक की लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो फिर लिथोस मतलब क्या होता है? स्टोन। लिथोस मतलब पत्थर होता है। एटमॉस मतलब वेपर होता है, मतलब भाप। हेडियोर मीन्स वाटर होता है, हेडियोर मतलब कि पानी। एंड बायो मीन्स लाइफ होता है। बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, जिंदगी। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबव? यहाँ पे जो ऊपर में जो वर्ड्स दिए गए, लिथोस, एटमॉस और हिदर, आपको इनका इस्तेमाल करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। So now let's move to the next topic. Here it is given that the highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. अब इधर बताया गया जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन, पर्वत का जो चोटी है वो है, सबसे जो ऊंचा जो माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट। और उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है 8,848 मीटर्स उसकी हाइट है। और वो भी जो हाइट है वो सी लेवल के नीचे नहीं, वो माउंटेन मतलब समुद्र के नीचे नहीं, समुद्र के ऊपर है। The greatest depth of 11,022 meters is recorded as Mariana Trench in the Pacific Ocean. और जो सबसे ज्यादा गहराई है समुद्र के अंदर वो है पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन में कहाँ है? उसका नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच है। और उसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर्स उसकी गहराई है। Could you imagine that depth of sea is much more than the highest point? मतलब जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन का जो पीक है, पीक मतलब चोटी होता है, माउंटेन की जो चोटी है उससे भी ज्यादा गहराई सी के अंदर है, समुद्र के अंदर है। Now there it is given about next topic are it is continents. So now let's start. There are 7 major continents. पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 7 ऐसे important continents है। These are separated by large water bodies. और जो ये कॉन्टिनेंट्स है वो पानी से ऐसे सेपरेटेड है, वाटर से ऐसे सेपरेटेड है। दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, सेकेंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, sixth Australia and seventh Antarctica. Look at the map of the world and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere.
अब क्या करो, जो ये मैप है पूरे वर्ल्ड का जो मैप है उसमें जाओ और जो भी पूरे लैंड में जो भी ऐसा एरिया होगा, जो कॉन्टिनेंट होगा, जो सब वो जो नदर हेमिस्फीयर में तो एंटायरली पूरा स्थिर होगा, साथ में वो सबसे ज्यादा एरिया पूरे वर्ल्ड में उसका होगा, वो आप जान के ढूंढो। Asia. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total area of the earth. Asia. एशिया क्या है? एशिया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और एशिया पता है पूरे अर्थ में पता है कितना एरिया लेता है? पूरे अर्थ में एशिया लेता है 1/3 एरिया एशिया लेता है। मतलब 3 पार्ट्स हो, 3 पार्ट्स मतलब 3 पार्ट्स हो तो फिर 3 पार्ट्स में से पूरा 1 पार्ट एशिया लेता है, ऑक्यूपाई करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कहाँ पे स्थित है? एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। The Tropic of Cancer passes through this continent. अब जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट से लाइंस बनी, कुछ कुछ ऐसी लाइंस बनी, इंपॉर्टेंट मेरिडियंस बने हैं। आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सभी लाइंस बनी है। और एशिया के कॉन्टिनेंट से एक लाइन है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो लाइन एशिया के कॉन्टिनेंट से पास होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब जो एशिया यूरोप से सेपरेटेड कैसे है? एशिया और यूरोप तो साथ में थे लेकिन अलग हो गए। पता है कैसे? क्योंकि उधर एक माउंटेन है, वेस्ट की साइड में एक माउंटेन है जिस माउंटेन का नाम है यूरल माउंटेन्स। उसकी वजह से एशिया और यूरोप दोनों साइड में अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia, Europe plus Asia. अब अगर हम लोग यूरोप और एशिया को दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो यूरेशिया बनेगा। Now the second continent is Europe. Europe is much smaller than Asia. जो यूरोप है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया से बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है। The continent lies to the west of Asia. अब जो ये कॉन्टिनेंट है एशिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड है। लोकेटेड मतलब स्थिर है। The Arctic Circle passes through it. अब जो यूरोप है, यूरोप में कौन सा लाइन पास होता है? यूरोप से आर्टिक सर्कल ये लाइन पास होता है, मीन्स गुजरता है। It is bound by water bodies on 3 sides. जैसे मानो ये है यूरोप, तो यूरोप की 3 साइड्स में, इधर, इधर और इधर, इन तीनों साइड्स में वाटर बॉडीज है, मतलब इन तीनों साइड्स में वाटर प्रेजेंट है। Look at the map of the world and locate it. आप वर्ल्ड मैप पे जाओ और यूरोप को लोकेट करो कि यूरोप कहाँ पे है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो सेकेंड नंबर पे जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है वो है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जो इक्वेटर है या इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं, इक्वेटर या जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इस कॉन्टिनेंट के मिडल से, बीच में से गुजरता है। A large part of Africa lies in the northern hemisphere. अफ्रीका का बहुत ज्यादा पार्ट, अफ्रीका का जो बहुत ज्यादा पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ साइड में स्थिर है, लोकेटेड है। Look at the figure 5.1. You will find that this is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. पूरे वर्ल्ड में यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों मेजर लाइंस गुजरती हैं। Now next, the Sahara Desert, the world's largest hottest desert is located in Africa. अफ्रीका में जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो लोकेटेड है। उस डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। The continent is bound on all sides by oceans and seas. अफ्रीका के सभी साइड्स में ओशंस और जो सीज है, मतलब ओशन मतलब महासागर और समुद्र, सभी साइड में ओशन और महासागर समुद्र है, वो सभी चारों साइड्स में लोकेटेड है। You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. आप ये सोचोगे, आप ये चीज देखो कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे जो लंबी जो रिवर है वो है नाइल, वो अफ्रीका के अंदर ही है।
Notice where the equator and the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. आप अफ्रीका के मैप में जाके ढूंढो कौन सी साइड में इक्वेटर पास होता है, कौन सी साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कौन सी साइड में और कौन सी साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है अफ्रीका में. Now North America is the third largest continent of the world. अब जो नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. अब जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है. कैसे जुड़ा है? एक लैंड है, उस लैंड को हम लोग कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. उससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए हैं. द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब जो नॉर्थ अमेरिका कौन सी साइड में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ साइड में तो स्थिर ही है, साथ में वो वेस्ट साइड में भी स्थिर है. 3 oceans surround this continent. Can you name this ocean? अब इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ सिर्फ 3 ओशन है और आपको उन तीनों ओशन के नाम ढूंढने हैं. Now there is a box given. Let's read this box. Do you know? Edmund Hillary, New Zealand, and Tenzin, Norway's Sherpa, India were the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29 May 1953. आपको इधर बताया गया कि आपको ये पता है जो एडमंड हिलेरी है जो न्यूजीलैंड के कंट्री से है और टेंजिन नॉर्गे शिर्पा जो इंडिया से है, वो दोनों पहले ऐसे इंसान थे जिसने पूरे वर्ल्ड की पर्वत की सबसे बड़ी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वो उधर पहुंचे थे. और वो कब पहुंचे थे? वो 29 में 1953 को उधर पहुंचे थे. Now Junko Tabai, Japan was the first woman to reach the summit on 16 May 1975. अब जो जंको ताबाई है जापान से, वो पहले ऐसे वुमेन थे जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे थे. और कब पहुंचे थे? 16 मई 1975 को पहुंचे थे. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वाज बचेंद्री पाल. अब पूरे इंडिया मतलब ऐसा पहली इंडियन वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट तक जो पहुंची थी वो कब पहुंची थी? 23 मई 1984 को पहुंची थी. और उनका नाम क्या है? उनका नाम है बचेंद्री पाल. So this is the very important fact for you. So now let's read to next continent. Now the next continent is South America. South America lies mostly in the southern hemisphere. अब जो साउथ अमेरिका के नाम से ही हमें पता चलता है जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न पार्ट में स्थिर है. Which two oceans surround it on the east and west? इस साउथ अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट साइड में दो ऐसे ओशन है जो उसके चारों तरफ में है. The Andes world's longest mountain range runs through its length from north to south. अब जो एंडीज जो वर्ल्ड में सबसे लंबा माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका की लाइन से नॉर्थ से लेकर साउथ तक स्थिर है. साउथ अमेरिका वो कहाँ पे है? ऐसे जाते वो इधर तक स्ट्रिक है. और वो लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है? वो लंबा. और लार्जेस्ट मतलब बड़ा होता है. Now next year it is given South America has the world largest river, the Amazon. साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी जो रिवर है उस रिवर का नाम है अमेज़न, वो भी है. Now the sixth continent is Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वो सदर्न पार्ट में पूरी तरीके से वो साउथ पार्ट में स्थिर है, लोकेटेड है. इट इज सराउंड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज. ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट के चारों तरफ में महासागर और समुद्र लोकेटेड है. इट इज
called an island continent. और ऑस्ट्रेलिया को एक आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. Continent is Antarctica, completely in the southern hemisphere, a huge continent. अब एंटार्क्टिका साउथ पार्ट में स्थित है और वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है साउथ पार्ट में. The South Pole lies almost at the center of this continent. अब जो साउथ पोल है इस कॉन्टिनेंट के एकदम बीचों बीच स्थित है. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. अब साउथ पोलर अब एक रीजन है उधर साउथ पोलर रीजन, वो जो पूरा साउथ पोलर रीजन है वो पूरा आइस से ढका हुआ है. देयर आर नो परमानेंट हाउस ह्यूमन सेटलमेंट्स. वहाँ पे अंटार्कटिका में कोई भी परमानेंटली रहने नहीं आता है, उधर 1-2 डेज के लिए ही रहने आता है. Many countries have research stations in Antarctica. बहुत सारे कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में. इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन there. इंडिया के भी अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन है. These are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, और उन रिसर्च स्टेशन के नाम है मैत्री और सेकंड है दक्षिण गंगोत्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड. 71% से ज्यादा जो अर्थ है वो पानी से पूरा कवर्ड है, और 29% जो ये सरफेस है वो पूरा जमीन से कवर्ड है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. हाइड्रोस्फीयर में वाटर के जितने भी प्रकार है सारे प्रकार हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं. एज रनिंग वाटर इन ओशंस, रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. जैसे कि जो रनिंग वाटर, जो लेक रिवर्स में जो पानी बहता हुआ आता है, ओशंस, लेक्स, आइस मतलब बर्फ, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर जो वाटर रहता है वो, वाटर वेपर मीन्स भाप. ये सभी जो वाटर के प्रकार है ये सभी प्रकार हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं. मोर देन 97 ऑफ द अर्थ्स water is found in the ocean and is too salty for human use. अब 97% से भी ज्यादा अर्थ का ऐसा वाटर है जो ओशन से हमें मिलता है, और वो वाटर जो ओशन से हमें मिलता है वो बहुत साल्टी होता है. A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. अब इधर बताया गया है कि आइस शीट्स में मतलब जो आइस में रहती, ग्लेशियर्स में, और यहाँ तक कि ग्राउंड के अंदर भी बहुत कम ऐसा परसेंटेज है, बहुत कम परसेंट है जो हमारे फ्रेश वाटर के लिए बचा रहता है. हमारे हम सभी के लिए बचा रहता है, बहुत कम परसेंटेज ऐसा है. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, जब भी ब्लू प्लैनेट होने के कारण जब भी हमारे पास वाटर का शॉर्टेज है. So till here is the part 1. So from oceans, next topic will start from part 2. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.